हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कक्षा गणित में। आज आपको पढ़ना है वास्तविक संख्याएं अर्थात रियल नंबर। इसकी कोई एक्सरसाइज होगी 1.3। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करवा दी थी और इसमें दो टॉपिक, जो मात्र केवल दो टॉपिक थे। कौन कौन से? जब संख्याएं दी जाती थी तब उनके एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने होते थे और दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा अर्थात एलसीएम और एचसीएफ दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। बस इतना, केवल और केवल दो टॉपिक से संबंधित सारे प्रश्न थे। तो अगर इन प्रश्नों को अगर आपने अब तक नहीं पढ़ा है तो आई बटन दबा के उन पर आप पहले जाके उनको कंप्लीट कर लें, ठीक है। और इस एक्सरसाइज के जो अब आज क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं वो हैं 1.3 एक्सरसाइज के, और वो किस प्रकार के प्रश्न हैं थोड़ा पहले इस पर चर्चा करें। ये आपके जो प्रश्न होंगे वो कोई भी अभाज्य संख्या होगी और उस अभाज्य संख्या पर अगर अंडर रूट का निशान लगा है, वर्गमूल का निशान लगा है, तो वो संख्याएं आपकी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। बस इतना प्रूव करना होता है इस एक्सरसाइज में, और परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके हम सारे प्रश्नों को हल करवाएंगे, इसलिए बिल्कुल अंत तक वीडियो पर आप बने रहें और पूरा कंप्लीट देख लें, जिससे परीक्षा में आप बिल्कुल किसी प्रकार की कोई समस्या आपके लिए ना रहे, ठीक है। और मेरे ख्याल से स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 के कुछ सवाल। तो देखिए, एक्सरसाइज का पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, इसी प्रकार के कुछ एग्जाम्पल भी प्रश्न में दिए, इस बुक में दिए गए हैं। क्या क्या दिए गए हैं? जैसे अंडर रूट 2 भी आपको सिद्ध करवाया गया है कि अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 3 भी आपकी कोई अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे प्रश्न भी आपके बिल्कुल इसी प्रकार से लगेंगे जैसे कि अंडर रूट 5 वाला प्रश्न हम लगाने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये भी आपको बस केवल अंडर रूट 5 की जगह अंडर रूट 2 लिखना है, या अंडर रूट 3 का प्रश्न आता है तो आपको 5 की जगह पे अंडर रूट 3 लिखना है। बस सिंपल सी बात है। तो देखो कैसे करेंगे, इसके लिए भी थोड़ा सा एक अलग सा तरीका है इसमें। देखो क्या, ये जो अंडर रूट 5 लिखा है उसको सिद्ध तो ये करना है कि ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम क्या मानेंगे, हम ये मान लेंगे कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, और फिर हम ये सिद्ध करेंगे कि अंडर रूट 5 परिमेय नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब अपरिमेय है। हम पहले ये मानेंगे कि अंडर रूट 5 परिमेय संख्या है, और सिद्ध क्या करेंगे? सिद्ध ये करेंगे कि अंडर रूट 5 जो हमने परिमेय मानी है वो परिमेय नहीं है। तो परिमेय नहीं है तो क्या है? तो इसका मतलब अपरिमेय है, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस से हम प्रश्न को हल करेंगे। तो मान लेते हैं, माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। मान लेते हैं कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो बता सकते हो आप, अंडर रूट 5 अगर परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जबकि Q का मान 0 कभी ना हो, यह भी शर्त होती है। ये जो Q लिखा है इसका मान कभी शून्य नहीं होना चाहिए, तथा P व Q सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य, देखो परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो सह अभाज्य, इन P और Q दोनों संख्याओं को सह अभाज्य होना चाहिए। सह अभाज्य का मतलब क्या है? सह अभाज्य का मतलब देखो यहां लिख देते हैं, अर्थात P व Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। उभय, P व Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। देखो समझो बात, ये है आपका मतलब काहे का? सह अभाज्य का। सह अभाज्य का मतलब जैसे हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताएं, जैसे कोई संख्या लिखी है 3 और अपॉन में लिख दें 4, तो ये भी संख्या P/Q के रूप में लिखी है। तो ये 3 और 4 वास्तव में सह अभाज्य संख्याएं हैं। क्यों? क्योंकि इसका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, केवल एक के अतिरिक्त। एक तो किसी भी राशि में गुणा कर सकते हो। मतलब सह अभाज्य संख्याएं जो होती हैं उनका HCF बराबर क्या होता है? 1 होता है। याद रखना है आपको, सह अभाज्य संख्या होती है उनका HCF कितना होता है? 1, क्योंकि कोई भी एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड उसका नहीं होगा। अगर हम तुमसे कहें कि 4/8, बताओ ये संख्या कैसी है?
ये वास्तव में सहअभाज्य है या नहीं? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका तो गुणनखंड भाई 2 × 2 और यहां लिख दें 2 × 2 × 2, तो यहां तो उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसका मतलब ये 4 और 8 सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। समझ में आ गया होगा सहअभाज्य का क्या मतलब है? अच्छा चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। देखो ये जो हमने मान लिया है कि √5 बराबर P/Q के रूप में हमने लिख लिया, क्योंकि हमने मान लिया कि √5 एक परमेय संख्या है। ठीक है, इसको आगे और बढ़ाएं। देखो क्रॉस मल्टीपल कर दें तो P बराबर में इसको लिख सकते हैं √5Q। ठीक, यहां पर ऐसा करते हैं कि वर्ग कर देते हैं। वर्ग करने पर अगर वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा P² बराबर √5 खत्म हो जाएगा, क्योंकि वर्ग करोगे तो 5 बन जाएगा और Q² बन जाएगा। इस पर आपको इक्वेशन नंबर 1 डाल देना है। ठीक, अब एक बात, इस जो हमने एक नंबर का इक्वेशन लिखा है इसका कुछ एक नतीजा भी निकल रहा है। क्या? जैसे ये लिखा है P², देखो यहां करके दिखा दें। P², ये 5 है, अगर हम यहां पर डिवाइड कर दें तो बराबर क्या हो जाएगा? Q²। ऐसा हो जाएगा कि नहीं? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि P² जो है वो 5 से विभाज्य है। 5 से भाग जा रहा है ना इसका, तो P² जो है वो काय से विभाज्य है? 5 से। अगर देखो एक बात और समझो, जैसे कोई संख्या लिखी है, मान लो थोड़ी देर के लिए हम 16 लिख देते हैं। ठीक, और वो संख्या 16 जो है किसी अभाज्य संख्या 2 ले लें तो 2 से ये विभाजित हो जाएगी ना। और अगर इस राशि का वर्गमूल लें तो वर्गमूल क्या आएगा? 4 आएगा, और ये भी आपकी वास्तव में 2 से विभाजित हो जाएगी। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी अभाज्य संख्या किसी वर्ग वाली संख्या से विभाज्य है तो वह संख्या का वर्गमूल भी उसी अभाज्य संख्या से विभाजित होगा। ये पक्का है, ट्रुथ बात है बिल्कुल। कैसे? देखो 16 का वर्गमूल 4 होगा और ये भी 4 जो है वो भी 2 से विभाजित हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 बार कट जाएगा, है ना। और दूसरा एक और उदाहरण देखो, जैसे हम कोई उदाहरण के तौर पे आपसे कहें, जैसे 64 ले लें। कितनी संख्या ले लें? 64। और 64 संख्या अगर किसी अभाज्य संख्या 2 से विभाजित कर दें तो ये हो जाएगी, पक्की बात हो जाएगी ना। अगर इसका हम वर्गमूल लें तो वर्गमूल इसका कितना हो जाएगा? वर्गमूल इसका 8 हो जाएगा, तो 8 भी वास्तव में 2 से विभाजित हो जाएगी ना। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी संख्या का वर्ग अगर किसी अभाज्य संख्या से विभाजित है तो उसका वर्गमूल भी उसी अभाज्य संख्या से विभाजित होगा। ये पक्की बात है। ठीक है, तो यहां पर यही देखो हम आपको यहां बताना चाह रहे हैं। देखो समझो बात, यहां पर हम ये बताना चाह रहे हैं 5 P² को विभाजित करता है। 5 P² को विभाजित करता है। ठीक, अगर 5 P² को विभाजित करता है तो अभी हमने बताया कि P² को विभाजित करता है तो P को भी विभाजित करेगा। तो आपको लिखना है 5 P को भी विभाजित करेगा। ठीक, इस पर भी आपको एक पॉइंट नंबर दूसरा डाल देना है। ठीक है, क्या हमने एक नतीजा निकाला कि P जो है P को 5 ये विभाजित करता है। ठीक है, चलिए अगर मान लें थोड़ी देर के लिए कि P जो है P और विभाजित कर रहा है कौन? 5। कितनी बार कर रहा है? मान लें m बार कर रहा है। जैसे किसी राशि का जब भाग देते हैं तो 2 बार भाग जा सकता है, 3 बार, 4 बार। हमने मान लिया कि m बार विभाजित हो रहा है, तो हम यहां पर P बराबर क्या लिख सकते हैं? 5m लिख सकते हैं कि नहीं? तो यहां पर हम यहां लिख दें कि माना P बराबर 5m। ठीक, और यहां देखो अब वर्ग कर दें तो वर्ग करने पे क्या हो जाएगा? वर्ग करने पर हो जाएगा P² बराबर 25m² हो जाएगा। और ये मान आपको रखना है समीकरण नंबर 1 में। P² का मान कहां रख दें? समीकरण 1 में रखने पर यहां लिख दें P² का मान समीकरण 1 में रखने पर। P² का मान कहां रख दें? समीकरण 1 में रख दें। तो देखो यहां पर अगर हम रख दें तो ये आपका 25m² रखना है। कितना रखना है? 25m² और बराबर 5q²। 5q²। ठीक है, तो यहां पर देखो 5 से ये कट जाएगा, कितनी बार? 5 बार कट जाएगा। तो यहां पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं q² बराबर 5m² लिख सकते हैं। अब देखो यहां पर जैसे हमने यहां नतीजा निकाला था, क्या ये लिखा है आपका P² बराबर 5q², तो हमने क्या नतीजा निकाला था कि ये 5 से विभाजित
पी स्क्वायर का इसे 5 से विभाजित है। बिल्कुल ठीक, यहां इसी प्रकार 5 को हटाएं तो 5 का यहां भाग हो जाएगा कि नहीं, तो हम इसी प्रकार लिख सकते हैं कि 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। 5 काय को विभाजित, 5 से क्यू स्क्वायर विभाजित हो रहा है, तो 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। तो इसका क्या नतीजा है? इसका नतीजा जो है हमने बताया कि अगर पी क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो क्यू को भी विभाजित करेगा, तो आपको लिखना है 5 क्यू को भी विभाजित करेगा, क्यू को भी विभाजित करेगा। देखिए इस पर नंबर हम 3 डाल लेते हैं, 3। देखो ध्यान से समझना, हमने दूसरे जो इक्वेशन नंबर यहां पर 2 नंबर डाल रखा है, उसका हमने नतीजा क्या लिखा है कि 5 पी को विभाजित करता है। इस पर क्या लिखा है? 5 क्यू को भी विभाजित करता है। इसका मतलब 5 दोनों को विभाजित कर रहा है, यही तो मतलब हुआ। तो आपको लिखना है समीकरण 2 व 3 से क्या लिखना है? 5 पी व क्यू दोनों को विभाजित करता है। इसका यही तो मतलब हुआ। तो P और Q दोनों को विभाजित करता है, इसका मतलब इसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, अर्थात 5 कोमा लगा दें, P व Q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। और हमने क्या माना वास्तव में? हमने तो ये माना है कि भैया P व Q का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और जबकि यहां क्या निकल रहा है? P व Q का 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यही तो निकल रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये P बटे Q जो संख्या लिखी है, क्योंकि परमेय तो संख्या तभी होगी जब उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, तो यहां पर तो उभयनिष्ठ गुणनखंड निकला है, इसका मतलब P बटे Q परमेय नहीं है। और जब P बटे Q परमेय नहीं है तो इसका मतलब √5 भी परमेय नहीं है, तो क्या है? तो इसका मतलब अपरमेय है, यही तो आपको लिखना है इस यह तथ्य का विरोध करता है कि P व Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि P और Q कैसी संख्या है? अपरमेय। P बटे Q यहां लिख सकते हैं, अतः P बटे Q परमेय संख्या नहीं है। और अगर परमेय नहीं है तो इसका मतलब क्या है? √5 अपरमेय संख्या है, अर्थात यहां लिख दें, अर्थात √5 अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट देखें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या है। जैसा कि हमने इससे पहले वाले सवाल में किया है कि अपरमेय संख्या हमें सिद्ध करना है, जबकि इस संख्या को हमें मान क्या लेना है? परमेय। यही तो किया था उसमें, यही इसमें कर लेते हैं। माना 3 + 2 √5 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। तो अगर ये परमेय संख्या है तो इसका मतलब इसको P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, अर्थात इसको हम P बटे Q के रूप में लिख देते हैं। 3 + 2 √5 बराबर लिख देते हैं P बटे Q, मानी परमेय संख्या के रूप में इसको लिख देते हैं। तो हमने जब बताया कि P बटे Q परमेय संख्या है, तो इसका मतलब P और Q क्या है? पूर्णांक हैं और सह अभाज्य हैं। आपको लिखना है जहां P व Q सह अभाज्य संख्याएं हैं, तथा Q क्या होना चाहिए? Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखो यहां पर इसको ऐसे हल कर दें, ये 2 √5 तो यहीं रखें और बराबर का निशान लगाएं, P/Q लिखें, प्लस का 3 इधर पक्षांतर कर देंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 और हटा दें तो ये हो जाएगा √5 बराबर
P बटे में 2 का यहां भाग करेंगे 2Q हो जाएगा, और -3 में भी आपको 2 का भाग कर देना है। ठीक है, अब देखिए समझे बहुत ध्यान से, ये P और Q हमने क्या बताया, सहअभाज्य संख्याएं, अर्थात P बटे Q के रूप में लिखी गई ये सारी संख्या आपकी क्या कहलाएगी, परमेय संख्या। और ये 3 बटे 2 ये भी तो पूर्णांक है, तो ये भी परमेय है। इसका मतलब ये पूरा पक्ष आपका ये क्या है, पूर्णांक, माने ये क्या है, परमेय है। ठीक है, तो आपको यहां लिखना है चूंकि P व Q पूर्णांक हैं, तब P बटे 2Q -3 बटे 2 परमेय संख्या होगी, परमेय संख्या होगी। तो पूरा ये पक्ष आपका जो RHS में दिख रहा है, ये पूरा पक्ष क्या है, परमेय है। तो ये अगर परमेय संख्या है तो इसका मतलब फिर ये भी तो परमेय होनी चाहिए, क्योंकि परमेय संख्या हमेशा परमेय संख्या के ही तो बराबर होती है। तो इसका मतलब ये परमेय है, अतः हम यहां लिख दें अतः √5 भी परमेय होगी, अतः √5 भी परमेय होगी, जबकि है नहीं परमेय, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। बोलो ये विरोधाभास क्यों प्राप्त हुआ भाई, ये है तो वास्तव में अपरमेय संख्या, लेकिन हमारे इसके अनुसार तो ये लग रहा है कि अगर ये परमेय है तो ये भी परमेय होना चाहिए, और है कैसी, ये अपरमेय क्यों है, ऐसा क्यों मिला, ऐसा इसलिए मिला कि हमने ये कल्पना की है कि ये हमारी संख्या क्या है, परमेय संख्या है, मतलब हमने कल्पना ही गलत की है, इसका मतलब ये हो गया। देखिए हम यहां लिख दें यह विरोधाभास, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, प्राप्त हुआ है। अतः हम कह सकते हैं कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सारे क्वेश्चन आपके इसी पैटर्न पे आपको करना है। हमें सबसे पहले दी गई संख्या को परमेय मानना है, और फिर वो परमेय जब नहीं निकलेगी तो इसका मतलब ये अपरमेय है, बस सीधा सीधा इतना काम करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्याएं अपरमेय संख्याएं। देखो 3 पार्ट इसके, 3 सवाल हैं इसके, तो तीनों को हमें ये दिखाना है कि ये अपरमेय संख्याएं हैं। पहला नंबर 1, पहले वाले को हम मान लेते हैं कि ये परमेय संख्या है, करना सब में वही है, माना 1 बटे √2 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। तो अगर ये परमेय संख्या है तो इसका मतलब इसको P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, तब इसको लिख दें 1 बटे √2 बराबर P बटे Q। ठीक है, जहां पर P और Q क्या लिखना है, जहां P व Q सहअभाज्य संख्याएं हैं, तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं है, माने Q का मान 0 नहीं है। तो देखो आप इसको कैसे हल करेंगे, इसको ऐसे करते हैं कि √2 का आंसर में गुणा कर दें, तो ये ऊपर वाला हो जाएगा √2, और नीचे जब हर में √2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा 2 हो जाएगा, और बराबर में लिखना है P/Q। ठीक है, या इसको देखो ऐसे लिख सकते हो, कैसे, √2 को तो यहीं छोड़ दें, बराबर ये 2 इधर मल्टीपल हो जाएगा तो हो जाएगा 2P बटे Q। ठीक, तो अब बताओ ये संख्या कैसी है, सब में वही काम करना है, ये संख्या कैसी है, परमेय। क्यों, क्योंकि P और Q तो पूर्णांक है ना, तो पूर्णांक से जो डिवाइड करते हैं, पूर्णांकों को डिवाइड में लिखते हैं तो क्या होता है, ये परमेय संख्या बन जाती है। तो जब ये परमेय है तो इसका मतलब इसको भी परमेय होना चाहिए, जबकि है ये क्या, ये अपरमेय है। तो ये विरोधाभास क्यों प्राप्त हुआ है, हमारी गलत कल्पना के कारण। जो हमने कल्पना की है कि ये परमेय है, इसका मतलब ये हमने गलत माना है, इसका मतलब 1 बटे √2 क्या है, अपरमेय संख्या है। ठीक है, बस इतना लिखना है। तो यहां लिख दें चूंकि P व Q पूर्णांक हैं, अतः 2P बटे Q परमेय संख्या होगी,
परमेय संख्या होगी। तो √2 भी परमेय होगी। जब ये परमेय है, ये वाली परमेय है, तो इसका मतलब परमेय के बराबर तो परमेय होती है, तो इसका मतलब ये भी परमेय होगी, तो √2 भी परमेय होगी। जबकि √2 अपरमेय है। जबकि √2 है कैसी संख्या? अपरमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः यहां लिख दें, अतः 1/√2 एक अपरमेय संख्या है। ठीक, सब में ऐसे ही लास्ट में लिखना है, हर एक प्रश्न में यही करना है। ठीक, ये क्लियर हो गया। नंबर 1 पहला प्रश्न हो गया। तो इसका दूसरा पार्ट देखो करके दिखा देते हैं, इसको रब कर दें और अब देख लेते हैं इसका दूसरा पार्ट। यहां देखो इसको हम रब कर दें और दूसरा पार्ट जो दिख रहा है बिल्कुल सेम करना है, यही प्रोसेस। देखो मान लेते हैं कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेते हैं? 7√5 कैसी संख्या है? परमेय संख्या है। तो अगर परमेय है तो इसका मतलब इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो लिख दें 7√5 बराबर लिख दें P/Q, जहां P व Q सह अभाज्य संख्याएं हैं तथा Q बराबर 0 नहीं है। ठीक, तो देखो कैसे इसको हल करेंगे आगे। इसको हम ऐसे करते हैं कि √5 को तो यहां रख दें और ये 7 जो गुणा में है इसका पक्षांतर करेंगे तो ये भाग में आ जाएगा। मानिए ऐसे हो जाएगा P/7Q, ऐसे हो जाएगा। अब बताओ P और Q क्या है? पूर्णांक है। इसका मतलब P/7Q कैसी संख्या है? परमेय संख्या हो जाएगी। और जब ये परमेय हो जाएगी तो इसका मतलब इसको भी तो परमेय होना चाहिए, जबकि है ये कैसी? अपरमेय। तो ये गलत कल्पना के कारण प्राप्त हो रहा है कि हमने माना है ये परमेय, जबकि है कैसी? अपरमेय। तो चलिए लिख के यहां दिखा देते हैं। चूंकि P व Q परिमेय संख्या है, क्योंकि P व Q परमेय संख्या है, तब P/7Q परिमेय संख्या होगी। P व Q, एक मिनट, यहां पूर्णांक लिखना है, गलत लिख गया। P व Q पूर्णांक है ना, पूर्णांक संख्या है, तब P/7Q परिमेय संख्या होगी। P/7Q क्या होगी? परमेय संख्या होगी। तब √5 भी परमेय होनी चाहिए, तब √5 भी परमेय होगी, तब √5 भी परमेय होगी। जबकि है कैसी? जबकि √5 एक अपरमेय संख्या है, जबकि √5 एक अपरमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण, जो हमने कल्पना की थी कि ये परमेय है नहीं परमेय, है ना, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त होता है या हुआ है, लेकिन प्राप्त हुआ है। अतः यहां लिखना है कि 7√5 एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है। ठीक, क्लियर? कोई डाउट नहीं। लास्ट में एक ये देखो, इसको भी रब करके बता देते हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन।
रब कर दें इसको, तो यहां भी इसको भी देखो हम रब कर देते हैं। और अब आपको देखना है अंतिम वाला प्रश्न क्या लिखा है। इसको भी मान लेते हैं, माना 6 + √2 एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। तो अगर परमेय है तो क्या लिख सकते हैं, P/Q के रूप में। तो लिख दें तब 6 + √2 बराबर आपको लिखना है P/Q। यहां क्या लिख दें, जहां P और Q क्या है, जहां P व Q सह अभाज्य संख्याएं हैं तथा Q बराबर 0 नहीं है। यहां इसको देखो प्लस के 6 उधर हम ले जाते हैं, तो यहां √2 रख दें और बराबर में P/Q और प्लस का 6 इधर ले जाओगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब बताओ P और Q क्या है, पूर्णांक है, इसका मतलब ये तो परमेय है ही है। और 6/1 कर लें तो ये भी तो परमेय हो जाएगी। तो इसका मतलब ये पूरी राशि क्या हो गई, या इसको ऐसे भी देखो लिख सकते हो, √2 बराबर Q एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा P - 6Q, ऐसे लिख दें। ठीक, तो यहां लिख दें चूंकि P व Q पूर्णांक हैं तब P - 6Q/Q, P - 6Q/Q पूर्णांक, सॉरी P - 6Q/Q परमेय संख्या होगी। ये पूरी संख्या क्या होगी, परमेय होगी। अगर ये परमेय है तो इसका मतलब इसको भी परमेय होना चाहिए। तो तब √2 भी परमेय संख्या होगी, परंतु √2 एक अपरमेय संख्या है, परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है। यहां भी देखो होनी तो चाहिए परमेय, लेकिन है कैसी, अपरमेय। तो ये विरोधाभास क्यों प्राप्त हो रहा है, हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। तो यहां फिर लिख दें यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः हम यहां लिखेंगे, अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, हर एक आपके तीनों सवाल बिल्कुल एक सेम प्रोसेस से आपको करना है। आपको लिखना है सबसे पहले कि दी गई राशि, दी गई संख्या क्या है, परमेय संख्या है, अर्थात इसको P/Q के रूप में लिखना है। और फिर यह दिखाना है कि ये जो लिखी गई संख्या है ये परमेय नहीं है। तो अगर परमेय नहीं है तो क्या है, अपरमेय। बस इतना हर एक में लिखना है। ठीक, क्लियर। तो उम्मीद है कि आज आपको ये सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। हमने आपके एक एक करके सारे प्रश्नों को हल किया है। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आज का वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर करें, और साथ ही साथ हम ये कहेंगे कि इसको लाइक जरूर कर दें। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।